नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मुगल श्रृंखला जो हम चला रहे थे उसमें हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर अध्ययन किया है। जैसे मुगल पेंटिंग्स के ऊपर हमने अध्ययन किया था, मुगल स्थापत्य कला के ऊपर मैंने 4 लेक्चर लिए थे, जिसमें हमने बाबर से लेके और औरंगजेब के काल तक के मुगल स्थापत्य के बारे में अध्ययन किया था। इसके अलावा मुगल काल में आए हुए विदेशी यात्रियों को हमने पढ़ा था, मनसबदारी प्रथा हमने पढ़ा था। और आज से मैं मुगल काल का जो राजनैतिक इतिहास है उसको शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमको पता है, मध्य एशिया जो जगह है, हिंदुस्तान से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो जगह है मध्य एशिया, वहां पे जो घटनाएं घटती हैं उसका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर हमेशा प्रभाव पड़ता रहा है। और 15वीं सदी के अंत तक या फिर 16वीं सदी के शुरुआत में कुछ ऐसी जो घटनाएं वहां पे घटी, उसके परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान के ऊपर एक नया तुर्क आक्रमण हुआ। तो ये तुर्क आक्रमण किसका था? बाबर द्वारा था। और जिस समय बाबर आक्रमण करता है हिंदुस्तान में, उस समय हिंदुस्तान में संघर्ष चल रहा होता है प्रभुत्व के लिए। बाबर का जन्म 1483 में फरगना नाम की एक जगह है जहां पे हुआ, जो इस मैप में आपको दिख रहा होगा, एक स्क्वायर बना हुआ है। उज्बेकिस्तान में जगह है फरगना, एक छोटा सा कस्बा है, वहां पे इसका जन्म हुआ था। और 1494 में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता का नाम है मिर्जा उमर शेख। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, नेट के एग्जाम में आ चुका है। उसके माता पिता का नाम, बाबर के पिता का नाम है मिर्जा उमर शेख, माता का नाम है कुतलुग निगार। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा उसकी ग्रैंड मदर है, उसकी नानी है बाबर की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके जीवन के ऊपर उसकी नानी का बहुत ज्यादा प्रभाव भी रहता है राजनीतिक जीवन के ऊपर, जिसका नाम है एहसान दौलत। तो ये प्रश्न बनता है यहाँ से, एहसान दौलत के बारे में भी प्रश्न आ चुका है। और उस समय जब ये इसके पिता की मृत्यु होती है तो उस समय फरगना पे चारों तरफ से हमले हो रहे होते हैं, लेकिन बाबर जो है वो आक्रमणकारियों को सुलह के लिए मजबूर कर लेता है। अगले 10 वर्षों में उसने 2 बार समरकंद जीता, लेकिन कुछ समय में ही इसको खो दिया। अब ये फरगना से कुछ दूरी पे है समरकंद, मैप में आपको दिख रहा होगा। थोड़ी दूरी पे एक बहुत मजबूत रियायत थी, जो कि फरगना से थोड़ी बड़ी भी थी। इसको बाबर ने पहली बार मात्र 15 वर्ष की आयु में 1497 में जीता था, लेकिन नगर में रसद और पानी की कमी की वजह से उसको वो छोड़ देता है पहली बार। लेकिन इसी दौरान उसके राज्य का आधा हिस्सा जो है वो उसका मामा हथिया लेता है। और फरगना की गद्दी पर, क्योंकि वो फरगना से दूर जाता है समरकंद को जीतने, तो फरगना की गद्दी पे उसके सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को बैठा दिया जाता है। तो जितने उसके उज़्बेक होते हैं, जो उसके बेग होते हैं, वो जहांगीर मिर्जा उसके सौतेले भाई को फरगना की गद्दी बिठा देते हैं। तो अब वो समरकंद भी छोड़ चुका होता है और फरगना भी उसके हाथ से चला जाता है। तो वो भड़क रहा होता है और उस समय ही शैबानी खान जो है वो समरकंद पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस वजह से बाबर फिर से 1501 में समरकंद पे चढ़ाई करता है। और वहां पे जो उसकी लोकल जो जनता होती है समरकंद की, वो बाबर को बहुत ज्यादा साथ देती है। अब ये जो शैबानी खान है, ये है उज़्बेक। ये में ध्यान रखना है, आगे चल के समीकरण बनेगा ईरानी, उज़्बेकों और बाबर के बीच में। तो शैबानी खान की यहाँ पे भूमिका अहम हो जाती है। बाबर ने ये जो उज़्बेक आक्रमण हो रहा है, जो शैबानी खान जिसका नेता है, तो ये जो तैमूर थे, जो बाबर जिस जाति का है, तैमूरी जाति है, तो तैमूरियों को उसने एकजुट करने की बहुत कोशिश की बाबर ने, कि उज़्बेकों खिलाफ वो सारे के खिलाफ वो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाएं। लेकिन सबने जो है बाबर की अनसुनी कर दी। बाबर के पास ना अपने संसाधन थे और ना अपना राज्य था, और उज़्बेकों को शैबानी खान जैसा एक अनुभवी नेता मिला हुआ था। तो शैबानी खान ने हमला किया, तो बाबर ने बिना शक्ति का अनुमान लगाए शहर के बाहर, समरकंद के बाहर आकर उसका जवाब देने की गलती कर दी। और 1502 में बाबर को शैबानी खान ने सरे पुल के, एक जगह है सरे पुल, उसमें बहुत बुरी तरह से उसको शिकस्त दी। और शहर में वो वापस लौट जाता है बाबर। लेकिन शहर में भुखमरी होती है बहुत ज्यादा, जिसके कारण बाबर को शैबानी खां से संधि करनी पड़ती है। तो हालांकि बाबर ने अपनी कथा में कहीं लिखा नहीं है, कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन शैबानी खां की संधि की एक शर्त ये थी कि बाबर की जो बड़ी बहन है खानदादा बेगम, उसका विवाह जो है शैबानी खान से कर दिया जाए और बाबर समरकंद को छोड़ के चला जाए। तो बाबर जो है फिर से बिना सल्तनत का एक बादशाह हो जाता है। और इसी वजह से बाबर जो है अब ये जो मध्य एशिया है उसको छोड़ के काबुल की तरफ बढ़ता है। और 1504 में शीत ऋतु में हिंदू कुश पार करके वो काबुल को जीत लेता है। तो काबुल का उस समय राजनीतिक स्थिति ये थी कि काबुल में उस समय उसके राजा की मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से काबुल के ऊपर अराजकता फैली हुई थी, और बाबर ने इसी का फायदा उठा के काबुल को जीत लिया। बाबर अपनी आत्मकथा में कहता है कि जो काबुल है वो हिंदुस्तान और खुरासान के बीच का मुकाम था। 1506 में बाबर ने एक पदवी धारण की, बादशाह। तो ये महत्वपूर्ण है, इसके जो क्रम है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्रम से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इस बार भी हमने देखा था कि नेट के एग्जाम्स में क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत थे। तो 1506 में उपाधि धारण की, उससे पहले काबुल जीता, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद 1508 में ईरान के शाह इस्माइल सफवी ने उज़्बेकों को हराया और शैबानी खां जो है वो मृतकों के ढेर पर पाया गया। तो बाबर का सबसे बड़ा जो यहाँ पे दुश्मन था शैबानी खां,
उसको ईरानी फौजें जो थी, जो इस्माइल सफ़वी की जो फौजें थी, उन्होंने उसको हरा के उसको मौत के घाट उतार दिया। तो बाबर का सबसे बड़ा कांटा यहाँ से हट जाता है, और बाबर जो है यहाँ से ईरान के शाह के साथ दोस्ती करना चाहता है। तो बाबर ने जो हाथ मिलाना चाहा, इसकी वजह ये भी थी कि शाह ने जो है बाबर की बहन खानदादा बेगम को बाइज्जत बाबर के पास पहुंचा दिया था, जो कि जिसका निकाह शहबानी खां के साथ कराया गया था संधि की शर्त के मुताबिक। हालांकि शहबानी खां ने भी उसको कुछ दिन में छोड़ दिया था, और वो अपने दूसरे किसी पति के साथ रह रही थी। तो जब ये शाह जो है आक्रमण करता है शहबानी खां की फौज के ऊपर, तो वहां से बाबर की जो बहन है उसको वो बाबर तक पहुंचा देता है। लेकिन शाह ने एक शर्त रखी कि उसकी मदद से जो भी क्षेत्र बाबर जीतेगा, वहां पे ईरान के शाह के नाम का खुतबा पढ़ाया जाएगा और उसी के नाम के सिक्के ढलवाने पड़ेंगे। और क्योंकि हमको पता है जो ईरान का जो शाह है वो शिया मत का अनुयायी है, और बाबर जो है वो सुन्नी मत का अनुयायी है। तो समरकंद का जो इलाका था, जो फरगना का इलाका था, सब सुन्नी मत के अनुयायी वहां पे रहते थे। लेकिन ईरान के शाह ने ये शर्त रखी कि यदि बाबर उसकी मदद से कोई भी क्षेत्र जीतेगा, तो वहां पे उसको शिया मत का प्रसार करना होगा। बाबर के पास कोई चारा नहीं होता, वो उसकी शर्त मान लेता है, और ईरानी सेना की मदद से बाबर समरकंद और बुखारा को फिर से जीत लेता है। अब होता यह है कि बाबर क्योंकि उसके अधीन अपने आप को रखना नहीं चाहता था, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहा होता है बगावत की। लेकिन ईरानी एक दूत होता है जो कि बाबर के दरबार में होता है, उसको इसकी भनक लग जाती है, और ये खबर वो ईरानी शाह तक पहुंचा देता है। तो ईरानी सेना आके बुखारा के पास बाबर को फिर से हरा देती है। लेकिन अब तक जो समरकंद है, उसकी भी स्थानीय जनता ईरानी हस्तक्षेप और शिया मत के थोपे जाने से बहुत नाराज थी बाबर से। और बाबर को, जैसा कि हमने पहले देखा कि जब शहबानी खां का आक्रमण होता है, तो जो समरकंद की जनता है वो बाबर को सपोर्ट करती है। लेकिन अब क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्ती बाबर ने शिया मत थोप दिया था, जिसकी वजह से जो समरकंद की जनता है वो भी बाबर के अगेंस्ट हो जाती है। तो बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि वो ट्रांसऑक्सानिया से वापस आ जाए और काबुल के अपने क्षेत्र में वापस आ जाए। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस मैप में नीले रंग से, ये एक सीमा तय कर दी जाती है जिसका नाम है अमू दारिया। ये सीमा तय कर दी जाती है ईरानियों, उज़्बेकों और बाबर के बीच में। तो पश्चिम में इसके अगर देखें तो दक्षिण पश्चिम में इसके ईरानी हैं, और उत्तर पश्चिम में इसके उज़्बेक हैं, और दक्षिणी भाग में इसके काबुल है, जहां पे बाबर वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि वो बाबर वापस काबुल आता है, तो उसकी जो निगाह है वो भारत की तरफ आ जाती है। वो भारत की तरफ गौर करने लगता है, उसकी राजनीति को समझने लगता है। तो यहां से बाबर जो है वो भारत की तरफ कदम बढ़ाता है धीरे धीरे। जब उसने 1504 में काबुल जीता, तब से लेके 1526 में पानीपत के युद्ध तक उसने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी नहीं छोड़ा था। ऐसा ये अपनी आत्मकथा में भी लिखता है। और भारत पे आक्रमण का इसका मुख्य कारण आर्थिक था। काबुल से होने वाली जो आय थी वो उसके बेगों के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। इसीलिए उसने 1518-19 में बजौर के किले पे आक्रमण किया और उसको जीता। और ये बजौर का किला है, जहां पे अफगानिस्तान से थोड़ा सा नीचे आएंगे हम पाकिस्तान की तरफ, तो ये बजौर का किला है, बजौर और भीरा। इसने भीरा को भी जीत लिया। किसी समय तैमूर के आधिपत्य में रहते ये क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों पे जो भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र हैं, इन पे बाबर अपना वंशानुगत अधिकार समझता था। क्योंकि बाबर जो है हमको पता है तैमूर के वंश का है, तो बाबर इसलिए उसके ऊपर वंशानुगत अधिकार समझता था। और इसीलिए जो भीरा और जो ये किला है बजौर का, यहाँ पे उसने अपने बेगों को ये आदेश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों को लूटा ना जाए। लेकिन ये आदेश उन्हीं क्षेत्रों के लिए था जहां उसका प्रतिरोध ना किया हो। हालांकि हमको पता है जहां जहां उसका प्रतिरोध हुआ, बाबर ने सबको मौत के घाट उतारा है, और बहुत ज्यादा यहाँ पे रक्तपात हुआ है। भीरा के अभियान के बाद उसने इब्राहिम लोदी के दरबार में एक दूत भेजा, जिसका नाम है मुल्ला मुर्शीद। इसको दूत बना के इसलिए भेजा, लोदी को ये संदेश भेजा कि भाई तैमूर के अधिकार में जितने क्षेत्र थे उसका मैं उत्तराधिकारी हूं, और मुझे वो जितने क्षेत्र थे वो सौंप दिए जाए। इस दूत को हालांकि दौलत खां लोदी जो है वो लाहौर में ही रोक लेता है। अब ये हमको पता चलेगा जब हम आगे चल के एक एक राज्य की स्थिति देखेंगे कि भारत की उस समय क्या स्थिति थी, दिल्ली की क्या स्थिति थी। तो बाबर के काबुल वापस जाते ही जो दौलत खां है, अब यहाँ से बाबर जो है वो बजौर और भीरा जीत के वापस चला जाता है। तो जो दौलत खां लोधी है, ये बाबर के जितने नियुक्त किए हुए अधिकारी थे उनको उन क्षेत्रों से भगा देता है, और यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लेता है दौलत खान लोधी। बाबर ने पंजाब प्रांत पे कई हमले किए, और 1520 में भीरा फिर से उसने जीता। और भीरा जीतने के साथ साथ ये सियालकोट तक आ जाता है। 1522 में उसने कंधार और बदख्शां पे कब्जा कर लिया। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है बाबर की कि कैसे एक एक करके आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उसने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत कर उसने पंजाब और हिंदुस्तान पर हमले की तैयारी कर दी है यहाँ पे। अब आते हैं हम कि बाबर जिस समय हमला कर रहा होता है हिंदुस्तान पे, उस समय हिंदुस्तान की स्थिति क्या होती है, आखिर कौन है ये दौलत लोदी, और इसका बाबर के साथ क्या रिश्ता बन रहा है। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली की क्या हालत थी।
दिल्ली का जैसे हमको पता है कि सल्तनत का राज था और 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उसके सरदार है सिकंदर लोदी के, वो एक प्रस्ताव रखते हैं कि सिकंदर लोदी का पूरा जो साम्राज्य है वो उसके बड़े बेटे इब्राहिम लोदी और छोटे बेटे जलाल के बीच में बांट दिया जाए, जिसको आरंभ में जो बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी है वो मान जाता है, लेकिन बाद में वो अपने भाई का कत्ल करवा देता है। अब क्योंकि ये कत्ल करवाता है तो वैसे ही अपने सरदारों का विश्वास खो बैठता है, और उसके बाद हुसैन खां एक इसका अधिकारी है जो विरोध करता है, उसका भी एक कत्ल करवा देता है। तो अफगानी सरदार जो हैं, क्योंकि ये अफगानी थे, अफगानी सरदार जो है वो इब्राहिम के विरुद्ध हो जाते हैं। उसी में से एक है दौलत खां। दौलत खां लोधी जो है अपने बेटे दिलावर खां को भेजता है दिल्ली, क्योंकि ये जो इब्राहिम खां है इसको ऐसा लगता है कि दौलत खां लोधी जो है मेरे अगेंस्ट कुछ विद्रोह कर देगा, तो वो दौलत खां लोधी को बुलाता है अपने दरबार में। लेकिन दौलत खां लोधी को लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो शायद मुझे मरवा दे, तो वो अपने बेटे को भेज देता है दिलावर खां को। दिलावर खां से जो इब्राहिम लोधी बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करता है, और इसी के कारण दौलत खां लोधी के अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि शायद इब्राहिम लोधी उसको ही मरवा देगा। तो दौलत खां लोधी जो है ये बाबर को आमंत्रित कर देता है कि वो आए और भारत पे आक्रमण करे। इसी के साथ साथ इब्राहिम का एक चाचा है आलम खां लोधी, जो कि चाहता है अपनी दावेदारी सल्तनत के ऊपर और खुद सुल्तान बनना चाहता है। तो ये भी जो है वो बाबर को सहायता मांगने ये पहुंच जाता है। तो बाबर को दो का आमंत्रण आ जाता है, दौलत खां लोधी, इब्राहिम और आलम खां लोधी। यहाँ से प्रश्न भी बनता है किसने किसने भारत से बाबर को आमंत्रण भेजा था कि भारत पे आके आक्रमण करें। तीसरा इसमें एक और किरदार है जिसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा। और इसी समय जब ये आक्रमण करने के लिए दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी बाबर को आमंत्रण भेज रहे हैं, उसी समय जो भारत का पूर्वी भाग है वहां पे इस एरिया में जो दरिया खान लोहानी है, जो वहां का अफगानी सरदार है, वो इस असंतोष के कारण, फैले असंतोष के कारण लाभ उठाता है और खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है भारत के पूर्वी भाग में, यानी कि जो बंगाल और बिहार का भाग है वहां पे दरिया खान लोहानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो ये मोटी मोटी स्थिति है दिल्ली की इस समय सल्तनत की। आते हैं मेवाड़ के ऊपर। राणा सांगा वहां का शासक है। मेवाड़ ये क्षेत्र है राजपुताना, जहाँ का शासक है राणा सांगा, और बहुत ही मजबूत यहाँ का स्थिति है इस समय। यहाँ पे राणा ने पूर्वी मालवा पे नियंत्रण स्थापित कर लिया है इस समय, और पूर्वी राजस्थान के लिए लोधी से इसका संघर्ष चल रहा था। यानी कि जो दिल्ली की जो पश्चिमी सीमा है और राजपुताना की जो पूर्वी सीमा है, वहां पे दोनों का संघर्ष चल रहा है उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार करने के लिए। तो लोधी और राणा की सेनाएं खतौली के युद्ध में भिड़ती हैं। अब क्योंकि हमको पता है जो इब्राहिम लोधी है उसके अफगानी सरदार सारे उसके अगेंस्ट हैं, तो बहुत सारे अफगानी सरदार ऐसे थे जो राणा सांगा के पक्ष में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो इब्राहिम लोधी है इसको बहुत ज्यादा बुरी हार यहाँ पे हारनी पड़ती है, बहुत बुरी शिकस्त होती है और बहुत भारी रकम ये चुकाता है, संधि करता है। लेकिन यही ये युद्ध था जिसमें राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर भी खो दिया था। इसीलिए कर्नल टॉड कहते हैं राणा को सिपाही का अंश। तो यहाँ से प्रश्न बनता है किसने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट है। और इसके बाद जो राणा सांगा है वो ग्वालियर, अजमेर, कालपी, बूंदी इन सबको अधिकृत रूप से अपनी प्रभुता स्वीकार करने पे मजबूर कर देता है। साथ ही साथ राणा का एक अधिकारी है जिसका नाम है मेदिनी राय, वो चंदेरी पे आक्रमण करके चंदेरी को भी जीत लेता है, मालवा का एक भाग। हालांकि ये जो भाग है मालवा का, ये एक मुस्लिम शासक के अधीन था जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में राणा सांगा की वीरता की भरपूर प्रशंसा की है। और राणा जो है दिल्ली और आगरा का सिंहासन चाहता था, इसलिए उसने बाबर के पास अपना एक दूत भेजा और बाबर को दिल्ली पे आक्रमण करने का न्योता दिया। अब बाबर के पास 3 न्योते आ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है इब्राहिम लोधी, उसका चाचा आलम खां लोधी, उसी का एक अधिकारी दौलत खां लोधी जो कि पश्चिमी सीमा पे नियुक्त है लाहौर के पास, और साथ ही साथ राणा सांगा। अब देखते हैं उस समय और जो बाकी क्षेत्र है दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की क्या स्थिति थी उस समय। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे मजबूत शासक, जो कि इस मैप में आपको दिख रहा है, सबसे दक्षिणी भाग है विजयनगर एम्पायर, वहां का सबसे मजबूत शासक था कृष्णदेव राय। और इसका उल्लेख बाबर ने भी किया है। बाबर ने 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासकों का नाम लिया है, जिसमें एक राणा सांगा है और एक कृष्णदेव राय है। तो ये कृष्णदेव राय यहाँ पे मजबूती से जो है अपना शासन कर रहा है। और 1481 में जब महमूद गवां को फांसी दी जाती है, उसके बाद बहमनी जो राज्य है वो 5 भागों में विभाजित हो जाता है, जैसा कि इस मैप में दिख रहा है। बरार है, अहमदनगर है, बीदर है, गोलकोंडा है और बीजापुर। तो ये आपस में छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो जाता है। दक्षिण भारत की जो स्थिति है इस समय किसी भी तरह से उत्तर भारत की जो राजनीति है उसको प्रभावित तो नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ये जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस समय बाबर हिंदुस्तान पे आक्रमण कर रहा है उस समय उसके समकालीन किस प्रांत में कौन राजा है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है मैच द फॉलोइंग में। अब आते हैं खानदेश और गुजरात।
छोटा सा एक प्रदेश है खानदेश, दिल्ली से बहुत दूर है, जो कि इस मैप में आपको दिख रहा है, पिंक कलर से मैंने किया हुआ है मार्क उसको। दिल्ली से बहुत दूर होने के कारण दिल्ली की राजनीति के ऊपर इसका तत्कालीन कोई प्रभाव नहीं है, और ये एक स्वतंत्र राज्य था जिसकी नींव रखी थी राजा फारूकी ने। लेकिन गुजरात का थोड़ा बहुत योगदान है, क्योंकि गुजरात जो है अगर हम देखें दिल्ली से व्यापारिक मार्ग पे आता है, और क्योंकि खानदेश गुजरात और अहमदनगर के बीच में एक छोटा सा राज्य था। अब ये जो खानदेश है ये गुजरात इसके ऊपर है और नीचे इसके अहमदनगर है। ये इस वाले मैप में देखिए आप, अहमदनगर दिख रहा है आपको, इधर खानदेश है, ऊपर गुजरात है। तो गुजरात और अहमदनगर के बीच में एक छोटा सा राज्य था खानदेश, तो इसलिए दोनों ही राज्य यानी कि गुजरात और खानदेश इसके ऊपर अपना अधिकार चाहते थे, और इस खानदेश के ऊपर अपना एक पपेट रूलर चाहते थे बैठाना। लेकिन गुजरात का जो सबसे मजबूत शासक था महमूद बेगड़ा, हालांकि उसकी मृत्यु 1511 में हो चुकी होती है, जिस समय बाबर आता है उसके बहुत पहले, और उसके बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है वो गुजरात का शासन संभालता है, और मेवाड़ के राणा सांगा ने इसको बहुत बुरी तरह हराया और बहुत सा क्षेत्र इसका जीत लिया। अब इसी का बेटा है बहादुर शाह, जो कि 1526 में शासक बनता है, और बाबर के आक्रमण के समय यही गुजरात का शासक था। तो गुजरात का शासक पूछेंगे आपसे कौन था? बहादुर शाह। मालवा की स्थिति देखते हैं। जिस समय बाबर हमला कर रहा होता है हिंदुस्तान में, उस समय मालवा का शासक होता है महमूद खिलजी द्वितीय। हालांकि इसका सबसे मजबूत शासक हुआ है महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी द्वितीय जो है राणा सांगा का समकालीन है। और राणा सांगा के एक राजपूत अधिकारी जिसका नाम है मेदनी राय, उसने चंदेरी पे कब्जा कर लिया था, और सुल्तान को भी उसने बंदी बना लिया, यानी कि महमूद खिलजी द्वितीय को भी बंदी बना लिया था, लेकिन राणा ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। अब इब्राहिम लोधी भी चंदेरी पे कब्जा करना चाहता था, और राणा ने ऑलरेडी उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, इसलिए विवाद की एक दूसरी एक जड़ बन जाती है ये दोनों के बीच में विवाद की। तो यानी कि हम देख रहे हैं भारत का जो पश्चिमी भाग है और जो भारत का उत्तरी भाग है वो आपस में एक दूसरे से बुरी तरह से संघर्ष किए उसमें चल रहे हैं। तो 1531 में ये जो मालवा क्षेत्र है इसको जो है बहादुर शाह जो है वो जीत लेता है और मालवा को गुजरात में मिला लेता है। बंगाल पे आते हैं। बंगाल का शासक है अलाउद्दीन हुसैन, एक शासक था बहुत पहले, मतलब बाबर के समय की बात नहीं है, बाबर से पहले जो शासक था वो अलाउद्दीन हुसैन था, जिसने सिकंदर लोदी से एक संधि की थी कि वो बिहार की सीमाओं को नहीं छुएगा। उसी का बेटा है नुसरत शाह, जो कि बाबर का समकालीन है। जिस समय बाबर आक्रमण कर रहा है पानीपत, जिस समय बाबर ने जीत लिया है, उसका समकालीन है नुसरत शाह, बाबर के समकालीन गुजरात बंगाल का शासक। और ये बाबर से संधि कर लेता है, इस तरह से ये अपने बंगाल को बचा लेता है बाबर से। और इसी के समय में महाभारत का अनुवाद किया गया है, जिसका अनुवाद किया है काशीराम ने। तो ये काशीराम ने जो महाभारत का बंगाली अनुवाद किया है वो नुसरत शाह के समय में किया है। थोड़ा सा एक फैक्ट है, जहाँ कभी कभी पूछ लेते हैं बंगाल के, अलग से मैंने क्योंकि क्लास नहीं ली बंगाल के ऊपर, तो एक छोटा सा फैक्ट कई बार एग्जाम में आता है। तो अगर हम इस मैप को देखें, इस मानचित्र को देखें, तो बाबर का हमने हमला देख लिया है काबुल के ऊपर 1504 में, और समरकंद देख लिया हमने, कंधार के ऊपर देख लिया हमने, और लाहौर की तरफ वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब मैं इस सत्र को आज यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले सत्र में हम देखेंगे पानीपत की लड़ाई, उसकी खानवा की लड़ाई, राणा सांगा के साथ कैसे समीकरण बनते हैं, और जो पूर्वी अफगान है किस तरह से बाबर को समस्या होती है यहाँ पे अपना मुगल साम्राज्य स्थापित करने में, और क्यों बाबर जो है वो वापस नहीं जाता पानीपत की लड़ाई के बाद। जबकि हम देख रहे हैं कि वो हमले करता है, लूटमार करता है और वापस काबुल चला जाता है, लेकिन पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर क्यों नहीं वापस जाता, और क्यों राणा सांगा ये चाहता था कि बाबर आके हिंदुस्तान पे आक्रमण करे। तो इन सब की हम समीक्षा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।